कांग्रेस संगठन में पूरे देश में बदलाव किया जा रहा है और संगठन में ये कहा जा रहा है कि निचले स्तर से ब्लॉक स्तर, जिला स्तर से लेके तमाम चीज़ों पे संगठन के अंदर भारी फेरबदल किया जा रहा है और ये है कि एम्पावर किया जा रहा है संगठन के निचले स्तर को। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में कांग्रेस पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से तैयारी कर रही है, किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा रहा है, इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी हैं। बाजवा साहब, स्वागत है दैनिक सवेरा में। संगठन को फोकस किया गया, अभी जो अधिवेशन हुआ वहां से आप लोग लौटे हैं तो उसके बाद लगातार बैठकें चली, पंजाब की भी बैठक हुई। संगठन को किस तरह से एम्पावर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो हमने पिछले सालों में कुछ कमियां देखी हैं, जहां जिन स्टेट्स को जीतना चाहिए था और जहां हम जीत नहीं पाए, जो कटिंग एज होती है, तो उससे सारी बात जो साबित हुई उसमें ये निचोड़ निकला कि बूथ लेवल पर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उतना मजबूती से काम नहीं है जिस तरह दूसरी पार्टियां जो जीत रही उन्होंने किया है। तो ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो बूथ लेवल कमेटीज़ पर है। बूथ में भी ये है कि जैसे हर बूथ पर आपकी कमेटी है जो देखती है, और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट हमने चीज़ देखी कि लास्ट में आकर लोग वोटर लिस्ट 5-4 दिन पहले लेते हैं, और जितना भी वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हुई है दूसरी जमातों ने की है, तो उन्होंने कुछ तकरीबन 1 साल से ये काम शुरू किया। पहले बाकायदा तौर हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन से या दूसरों से न्योता आता रहता है कि वोटें नहीं बन रही हैं या कट रही हैं। तो मैं ये और हमने यही देखा कि विशेष तौर तब हमारी पार्टी के लोग इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देते थे। लास्ट वीक पर हम वोटर लिस्ट लेते हैं, तब तक कट गई होती हैं, फिर कहीं आप डीसी को अपील करो या इलेक्शन कमिश्नर को करो तो बात नहीं बनती। तो अब हमारा फोकस है कि शुरू से ही तकरीबन 1 साल पहले से हमें देखना होता है कि कौन सी वोटर नई रजिस्टर होनी है, जो इधर से कई लड़कियों की शादी होगी या डेथ केसेस है वो कटानी भी हैं, और बहुत सारी वोट ऐसे हैं जो उस बूथ से बाहर शहरों में काम करने के लिए गई होती है, उनको भी वापस लाना होता है। आपने कहीं उनको प्रोवाइड करनी, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी है या कोई और साधन करना है जिसके साथ इलेक्शन के डे पर। तो ये सबसे बड़ी बात ये थी जिसकी कमी हमने महसूस की। तो इसीलिए वेरियस लेयर्स बनाए जा रहे हैं जो काम करेंगे, और बूथ के साथ फिर ब्लॉक है और ब्लॉक के साथ फिर डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट में पार्टी ने ये फैसला किया कि ज़िला के अध्यक्ष जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, उनकी रिकमेंडेशंस जो हैं टिकट्स के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज जो है वो डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, वो आपको उसमें भी कुछ ना कुछ एरर ज़रूर रह सकता है, क्यों अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहा हो तो वो किसी न किसी वेस्टेड थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि फूल प्रूफ काम हो, नीचे ब्लॉक से भी और फिर डिस्ट्रिक्ट से भी जो रिकमेंडेशंस आई हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हो। उसके बाद फिर क्या सर्वेज हैं, फिर लास्ट में 3 या 4 सर्वेस हो गए, विनेबिलिटी, लॉयल्टी, सीनियरिटी और कैपेबिलिटी। ये 3-4 पैमाने। विनेबिलिटी नंबर 1 है, नंबर 2 उसमें लॉयल्टी है, नंबर 3 उसमें है आप सीनियरिटी है, और चौथा नंबर विनेबिलिटी और कैपेबिलिटी एक ही चीज़ ही है जो लोगों में पॉपुलर है, उसकी बात है लोगों में। मगर इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से वेडेड हो। जो हमने कमियां देखी हैं, विनेबिलिटी तो कई लोगों में है, बहुत सारे लोग हैं वो जीत सकते हैं, मगर जीतने के बाद पार्टी में रहते हैं कि कहीं और चले जाते हैं। आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी बहुत ज़्यादा, ये ही चीज़ हमने देखी है कि जो जीत गए, अगर गवर्नमेंट नहीं बनी तो खिसक भी गए जी, छोड़कर स्विच कर गए, और जिनकी आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी है वो स्विच नहीं करते। और हमें विशेष ध्यान इस बात पर देने की ज़रूरत है कि पहले तो अगर किसी कांग्रेस की आइडियोलॉजी कोई वैलिड नहीं, और यहाँ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, देश को आज़ाद करने तक पार्टी का क्या एक रोल रहा, और उसके बाद क्या क्या प्रोग्राम्स वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स लेकर कांग्रेस लेकर आए। बहुत सारे हमारे लीडर्स को, ऑलमोस्ट 80% को तो ये इल्म ही नहीं है कि हमारा रोल आज़ादी में क्या था, आज़ादी के बाद क्या था, आज़ादी को बरकरार रखने में, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। अगर आइडियोलॉजी की समझ होगी
तो फिर बहुत हद तक लोग जो हैं आइडियोलॉजी छोड़ते नहीं और लॉयल्टी से रहते। सो ये सारी बातों पर एक चीज जो हमने देखा कांग्रेस प्रेसिडेंट के स्पीच में भी कि नीचे के स्तर को और ज्यादा एम्पावर्ड करना है, यानी ब्लॉक को, बूथ को, और खासतौर से जिलाध्यक्षों को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को। एम्पावरमेंट का मतलब है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि जब टिकट तय हो उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का रोल हो, उसका से हो। इस विषय पे भी आप लोग नहीं, वो तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है। पुराने टाइम में ये जितनी पार्टियां हमारी सियासी विरोधी हैं, ये सारा कुछ कांग्रेस से ही सीखा है इन्होंने, मैं आपको ये बता दूं। और कांग्रेस छोड़ती रही है, वो अपनाते रहे। ये जो है आप आज देखते हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, समझ ही रहे हो, वो पार्टियों के लोग जो हैं अपने जो पार्टी के ऑफिसेज हैं, अगर मिनिस्टर भी हो तो वहाँ बैठते हैं। ये पहले कांग्रेस करती थी। सीधा कांग्रेस का जो मिनिस्टर आता तो वो सीधा ही अपने पार्टी ऑफिस में आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट के घर, अगर खाना खाना है ब्लॉक के जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट में जाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब दूसरी पार्टियों ने हमारे से सीखी हैं, उन्होंने अडॉप्ट कर ली, हमने छोड़ दी। यही कारण हुआ कि लोग भी कई दफ़ा, अगर हम ये सारी देखो, जब आप लंबा अरसा बाहर रहते हो तो उसके बाद जो क्लोजली स्टडी किए गए हैं तो फॉर्मूले वो ही हैं। अगर लॉयल्टी होगी, आप अपने लोगों को इज्जत दोगे, मान दोगे, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ताकत दोगे, तो अपने आप लोग जुड़ते रहेंगे आपके साथ। पंजाब में पैरासूट वाले को आखिरी वक्त में तो टिकट नहीं दोगे, वो भी सुनिश्चित करोगे ना कि आखिरी वक्त में कोई पार्टी छोड़ के दल बदल करके आ गया। देखो, आप फिक्र मत कीजिए, रास्ते ही में पैराशूट काट देंगे। जब ऊपर से पैराशूट चलता है ना, तो अगर रास्ते में उसका रस्सा काट दोगे तो वो लैंड नहीं कर पाएगा। तो कोई भी पैराशूटर नहीं अब आने देंगे। 2027 बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कांग्रेस पार्टी के लिए वापस सत्ता में आने के लिए। पंजाब को लेके कोई स्पेसिफिक रोड मैप बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपके नए प्रभारी महासचिव? देखो, सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। यही बघेल साहब की भी सोच है, क्योंकि वो भी एक वर्कर से उठकर प्रधान बने, प्रधान से चीफ मिनिस्टर बने, और लंबा अरसा उन्होंने आज की जो सत्ता में पार्टी है उसके साथ ही मुकाबला किया, उनसे ही छीनी थी गवर्नमेंट आकर। पंजाब में भी जो सत्ता में है उनसे हो सकता है मुकाबला अभी स्ट्रेट वे ना हो, मगर आइडियोलॉजिकली अपना, क्योंकि हमारा पास्ट इतना रिच है कि फ़ख्र होगा हमारे नौजवान बच्चों को इस बात में कि ये हम उस जमात को बिलोंग करते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स की जमात आइडियोलॉजी से थी। और उसके बाद जितने प्रोग्राम्स आए हैं उसमें आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ही देख लीजिए, इतने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इतना कुछ दिया कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इल्म ही नहीं, मार्केटिंग नहीं कर पाए। मार्केटिंग नहीं है। नरेगा जितना आप देख रहे हो गांव में काम हो रहा है, वो सारा कुछ। और यही जमात कहती थी जो आज राज कर रही है कि ये तो एक बिल्कुल निकम्मी एक मॉन्यूमेंटल बताया, अब सबसे ज़्यादा पैसा उसमें दे रहे हैं। सो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी बातों जब पता चल जाएगी, जय जवान जय किसान, कैसे किसानी की मदद की, कैसे खेत मजदूर की मदद की, कैसे हमारे दलित भाईचारे की, पछड़ी श्रेणियों की, ट्राइबल्स की इन्होंने मदद, कैसे मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया। देखो, ये देश की पहचान महात्मा गांधी से थी। महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी नॉन वायलेंस की आगे लेकर नेल्सन मंडेला चले, उनके आगे मार्टिन लूथर किंग आए। तकरीबन 50 देश 1947 हिंदुस्तान के बाद आज़ाद हुए और किसी ने भी वायलेंट ढंग से नहीं की। इससे पहले जितनी जगह पर ही सत्ता परिवर्तन हुए वो वायलेंस के साथ हुए थे। महात्मा गांधी के बाद सारी दुनिया में अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारे लोग जो आज़ाद हुए हैं, देश आज़ाद हुए हैं, वो नॉन वायलेंट ढंग से हुए हैं। हमारी पहचान लॉर्ड बुद्धा के साथ, हमारी पहचान महात्मा गांधी के साथ थी, ओप्रेसिव गवर्नमेंट्स के साथ नहीं थी। अब देख ही रहे हो जी, अब लेटली आप देख रहे हो पार्लियामेंट में दूसरी चौथी जगह पर हमारे बिगेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस को अब चैलेंज करना शुरू कर दिया, न्यायालयों को चैलेंज करना शुरू कर दिया, मिनॉरिटीज़ को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। हर जगह पर कहीं वक्फ में दखलंदाजी है, कहीं क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स में है, कहीं सिख इंस्टीट्यूशंस में है।
तो मैं समझता हूँ ये देश की आपसी भाईचारे के लिए और डेमोक्रेटिक, देखो हिंदुस्तान एक टॉलरेंट नेशन था, एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर नेशन था, ये तीनों पर ही परिहार हो रहा है, जो देश की मैं समझता हूँ एकता के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। पंजाब में 2-3 ऐसे विषय बताइए, सब्जेक्ट ऐसे बताइए जो कांग्रेस पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप लोग इलेक्शन तक लेके जाएंगे, जो लगता है कि पंजाब में होना चाहिए था और नहीं हो रहा है, या ये क्राइसिस है जिसको पब्लिक के बीच में लेके जाए। देखो सबसे बड़ी बात पंजाब में हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है, नंबर 2 हमारी लॉ एंड ऑर्डर है, नंबर 3 है हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जो गए हैं उनको ड्रग्स से हटाना और मेन स्ट्रीम में लेकर आना। इकोनॉमिकली हमारा एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो सेंट्रल एशिया के साथ, होता क्या है कि जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की बात करते हैं तो साथ वाले देश की बात ले आते हैं, उस सारी बात को डीरेल करने के लिए। हम साथ वाले देश की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया की, और सेंट्रल एशिया से सारे यूरोप को खोलना। हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है, पंजाब के लिए यही सूखी बंदरगाह है वाघा बॉर्डर। अगर ये खुलेगा सेंट्रल एशिया तक, हमारी हर किस्म की एग्रीकल्चर फसल है, हमारे एग्रीकल्चर हमारी इंडस्ट्री है, हमारी फूड की इंडस्ट्री है, तो ये सारी बॉर्डर्स खुलने पर हमारे देश को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसका। और पंजाब विशेष तौर हमारी बेल्ट जो है इट विल बिकम द बिगेस्ट ट्रेडिंग रीजन ऑफ इंडिया, एक नंबर 1 ये। नंबर 2 ऐसा है कि नौजवानों के लिए पहले हमारी पहचान पंजाबियों की थी जय जवान और जय किसान। कोई परिवार पंजाब में ऐसा नहीं था जिसके अगर 3 लड़के किसी बाप के तो 2 तो आर्मी में जाते थे, या एयर फोर्स में, या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, या नेवी में, मैं कह रहा हूँ या मिलिट्री में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में। ये इन्होंने अब अग्निवीर के साथ ये भी काम ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ हमारे लिए, क्योंकि नौजवान प्रेफर करते थे, और जब वो रिटायर होकर आते थे तो वो खेती करते थे। किसानी के लिए ना तो डिवर्सिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पैसा दिया, हमारे पानी के लेवल्स बहुत अलार्मिंगली गिर रहे हैं, उसके लिए कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मदद नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा खोला नहीं है तिजारत के लिए, नौजवान बच्चे बाहर जा रहे हैं। सो ये सारी कंपाउंडिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो कांग्रेस के आने से ही दूर हो पाएंगी, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी सूबा है। पंजाब में मेजॉरिटी सिख रहते हैं, बड़े पैमाने पर हमारे हिंदू भाइयों के बाद वहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं, एंड इट हैज़ द हाईएस्ट दलित कंसंट्रेशन इन द कंट्री। तो इसलिए जो मौजूदा सेंटर में पार्टी है उसका चांस वहाँ कम है जम्मू कश्मीर की तरह। तो इधर हमें एक अच्छी गवर्नमेंट लाने की ज़रूरत है जो बेसिकली जिनको राज करने की कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो और विजन हो। बदकिस्मती से आज वो लोग आए हैं जिनको घोड़सवारी का पता नहीं, मगर आपने घोड़े पर चढ़ा दिया, और हर रोज़ आप देख रहे हो कि स्टेबल घोड़ा चल रहा है ना घोड़सवार चल रहा है जी। जिसने कभी घोड़सवारी की ना हो, आप घोड़े पर बैठा दो तो बाएं दाएं गिरता रहता है, तो यही वहाँ हो रहा है जी। तो मैं समझता हूँ ये 5 साल सबसे टर्बुलेंट पंजाब में ये पीरियड होगा, जिसमें बिल्कुल एक निकम्मी सरकार आई, फेल्ड चीफ मिनिस्टर है, निकम्मी गवर्नमेंट है। इसमें तब्दीली लानी होगी, स्थिर लीडरशिप लानी होगी, अच्छी पार्टी लानी होगी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पंजाब को सर्व करने का, ऐसा प्रताप सिंह कैरों का है। पंजाब को शांत किया कांग्रेस की सरकार ने किया। 15 साल जो हमारी जिस किस्म के हालात थे, उन हालातों में फिर नॉर्मल सी कांग्रेस ही लेकर आई, और जब भी तरक्की पंजाब की हुई है इट हैज़ बीन ऑलवेज अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट। तो पीपल आर वेटिंग फॉर दैट टाइम, वो वेट कर रहे हैं कि कोई स्टेबल लीडर आए और स्टेबल गवर्नमेंट आए और स्टेबल पार्टी लेकर आए। धन्यवाद। प्रताप सिंह बाजवा, नेता प्रतिपक्ष पंजाब में, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। साफ तौर से कहना है पंजाब के लोग तब्दीली का इंतजार कर रहे हैं, और ये तब्दीली और विकास पंजाब में कांग्रेस पार्टी ही ला सकती है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।